तो पिछली बार अपनी ये इंटरनेशनल ट्रिप की सवारी बर्फ के साथ खेलने में कुछ देर के लिए मशगूल हो चुकी थी। तो चलिए इस बार आगे की कहानी की शुरुआत इसी सिरे से शुरू करते हैं। देखो, मैं ना आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये सामने में आप जो ये डोम जो देख रहे हो, ये जो है, इसमें दरअसल क्या होता है कि यहाँ पे ना सन की जो रे है वो बहुत ज़्यादा और हार्ड पड़ती है। तो क्या होता है, ये जितना भी इस हिसाब से कर्व बना हुआ है ना, तो बीच पे लोग क्या करते हैं कि इसके सेंटर पे बर्तन और जो भी पॉट होता है जिसमें उन्हें कुछ बनाना रहता है, उबालना रहता है, उसको बीच पे रखते हैं और चारों तरफ से सन की रे जो है वो पड़ती है और एक पॉइंट पे वो रिफ्लेक्ट होती है और उस पॉइंट पे जो भी यूटेंसिल्स रखा जाता है वो पूरा हीट हो जाता है। और फिर हम लोग निकल पड़ते हैं मुक्तिनाथ धाम की ओर। तो फिलहाल हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है और अब हम लोग फिलहाल जाएंगे दर्शन करने के लिए। नमस्ते नमस्ते। सुनीत भैया ऑक्सीजन का यूज़ करते हुए अंदर जब स्प्रे करते हैं ना तो अंदर खींचना है ऐसे करके। जीप पे हेमोपैथी ऐसा नहीं लेना है। अब लगा लगा। तो जूता खोलने के बाद ऐसा लगा जैसे बर्फ का सिल्ली पे पैर रख दिया। फिर ठीक है। मुक्तिनाथ धाम के जस्ट पीछे में ना एक दीवार है। वो दीवार दरअसल स्क्वायर के शेप पे वो वहाँ पर, सॉरी, रेक्टेंगल के शेप पे वहाँ पर है और उसमें से ना 108 धारा निकलती है और वो जो जिस जगह से निकलती है उसे गोमुख कहा जाता है। तो दरअसल प्लान ये था कि सिर्फ संदीप भैया वहाँ पे जा करके नहाएंगे क्योंकि उस वक्त वहाँ का तापमान था -4 डिग्री। बट जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो फिर धीरे धीरे मेरा भी मन करने लगा नहाने का। तो मैं और संदीप भैया हम लोग दोनों तैयार हो जाते हैं कि पहले नहाएंगे -4 डिग्री टेम्परेचर पे, उसके बाद पूजा करने के लिए जाएंगे। भाई जूता खोलने के बाद जो नीचे ठंडा लग रहा है ना, मत ही पूछो कैसा ठंडा लग रहा है। बहुत जबरदस्त ठंडा लग रहा है। नीचे इतना ठंडा लग हाँ, नीचे इतना ठंडा लग रहा है तो अभी पानी में क्या हाल होगा, क्या ही हाल होगा। राजेश भाई, राजेश खन्ना शांत हो गए। सिस्टम हैंग होगा अभी। राजेश कुछ बोलो। राजेश सिस्टम हैंग होगा भाई अभी। मैं और संदीप भैया हम लोग दोनों तो नहा लेते हैं, बट उसके बाद अब क्या होता है, तुषार भैया तैयार हो जाता है कि अब मैं भी नहाऊंगा। अब उसके बाद बचता है सिर्फ राजेश। मैं क्या करता हूँ, मैं राजेश को मतलब हम लोग सब मोटिवेट करने लगते हैं कि भाई नहा लो वरना कल दिन तुम घर जाएगा तो सोचेगा वहाँ तक गए थे, जरा सा हिम्मत कर लेते तो क्या एकदम मज़ा ही आ जाता। उसके बाद फिर हम लोग बोल रहे थे कि राजेश अगर तुम नहीं नहाया तो तुम हम लोग का ग्रुप का मर्द नहीं कहलाएगा। फिर राजेश बोलता है बात तो ठीक है, चलिए नहा लेते हैं। हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काला वाला मैट से बर्फ है। मैट से आराम से पकड़ो। ठंडा लगा नहीं ना लगा। मंदिर के परिसर में दरअसल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हम लोग नहाने के बाद पूजा करते हैं और फिर शाम ढल जाती है।
ढलते हुए शाम के साथ और इस सनसेट को देखते देखते अंदर ही अंदर बस एक ही बात चल रही थी। अपनी लाइफ को जहां हम लोग छोड़कर आए थे कुछ पल के लिए आज़ादी पाने के लिए, कल से फिर वहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। चल रही थी तो मन में बस एक ही यही बात कि अब वापस ये सारी चीज़ें यादें ही बनकर रह जाएंगी। जिस एल्टीट्यूड पर हम लोग थे ना, दरअसल वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी, ठीक है। और जैसे ही हम लोग शाम में वापस लौट रहे थे, तभी सडनली भैया मेरे पीछे बैठे रहते और वो होने लगते हैं बेहोश। ऑक्सीजन लेके आओ, ऑक्सीजन लेके आओ। नवे नींद जैसा ऑक्सीजन का कमी से लगता है। अबे शरीर तुरंत भारी हो गया, ऐसे लग जा रहा है आगे यार। बोलिएगा नहीं, नींद जैसा लग रहा है, खींचेगा अंदर समझे। लगा अच्छा ले लंगोट ठीक लग रहा है? हाँ ठीक है। नींद लग रहा है? नहीं। नींद भाग गया? नींद कैसे भाग गया रे? तेरी साला जादू हो गया। मास्क मास्क हटा दीजिए, ठंडा मास्क हटाइए, मास्क हटाइए, मास्क हटाइए। अबे हेलमेट उठा दे, नीचे से नीचे रख दिया है। तो पहले आपको बचाए कि पहले हेलमेट बचाए? बोलिएगा नहीं जी सब बात। अरे नींद लग रहा था तो हमको लगा नींद लग रहा है, हमको थोड़ा उतना डीप पता है। बाहर में कभी माथा पर कभी कैसा? हमको थोड़ा ना उतना डीप पता है कि नींद लग रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन कम हो गया। इसीलिए तो हम पूछ रहे थे, बोले नींद लग रहा है, तभी हमको समझ में आएगी। ठीक है, बोलो तेरा मन ठीक है ना? बढ़िया लग रहा है। अरे बोलो बोलो राजेश, बोलो नींद उन कुछ लग रहा है? कुछ लग रहा है तो बोलो। वहाँ पे बोल रहा था कि चलाइएगा। कौन? हाँ दर्द था ना। राजू रस्तोगी पापा ऐसा शहरों में जो है ना लाइट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी ऊपर में तारे सितारे हैं, हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। बट वहाँ पे जो रात का जो स्काई था वो इतना क्लियर था और वहाँ पे लाइट पॉल्यूशन इतना कम था कि हमें वहाँ पे दिखती है मिल्की वे गैलेक्सी। एक मिनट शायद दिख गया, मिल्की वे दिख गया, मिल्की वे दिख गया। देखो सीधा, देखो सीधा, देखो देख देख। अरे भाई ये वही आकाश गंगा है जो हमें बचपन में दिखाई देती थी। हाँ मजाक नहीं, फोन बंद हो गया। देखो चार्ज था, फोन बंद हो गया। एकदम आँख से दिख रहा है मिल्की वे भाई, एकदम आँख से दिख रहा है। सो वेरी वार्म एंड कोल्ड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आज हमारा डे 5 है नेपाल में। फ़िलहाल हम लोग लेते में पोखरा से लगभग 150 किलोमीटर दूर और मुक्तिनाथ से समथिंग 50 किलोमीटर दूर। और फिलहाल अपना रूम वहाँ पीछे है और हम लोग अभी सुबह सुबह चाय पी करके हम लोग जा रहे हैं जंगलों के बीच में, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था। हम लोग कल रात में जल्दी ही वापस आ गए थे। हम लोगों ने कल बाइक थोड़ा ज़्यादा ही खींच दिया था। ये देखो राजेश भाई अपने यहाँ पे खड़े अंडर सेटिंग कर रहे हैं शायद में भी, और अपने संदीप भैया तुषार भैया आगे आगे चल रहे हैं। एंड ऑल दीज आर हियर आर पाइन ट्रीज और इसके बीचों बीच से रास्ता है और आगे में एक छोटी सी रिवर है। ठीक है, ये देखो भैया जी अपने ब्लॉगिंग करते हुए, कभी लैंडस्केप में करते हैं, कभी पोर्ट्रेट पे करते हैं।
खैर एनीवेज, टाइम के साथ सबको इंसान सीख जाता है, जैसे मैं भी सीख गया। सो फिलहाल हम अंदर आ रहे हैं एंड लेट्स एंजॉय सम सिनेमैटिक्स। जैसे ही हम लोग अब आगे बढ़ने लगते हैं ना, वैसे कुछ दूरी पर हमें एक लोकल भैया मिलते हैं। उन्हें दरअसल कुछ दूर के लिए लिफ्ट चाहिए थी, तो हम लोग भी इसके लिए ओके हो जाते हैं। अब हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक मंदिर हमें रास्ते पे मिलता है। मुझे दरअसल उस वक्त कुछ भी मन नहीं था कि कहीं पे रुकना है या कहीं कोई और अगर अदर मंदिर जाना है, बट क्योंकि रास्ते पे था तो भैया काफ़ी फोर्स कर दे कि नहीं चलो चल लेते हैं, चल लेते हैं। अगर रास्ते पे है तो इग्नोर क्यों करना है, गेट खुला हुआ है, चलो चले जाते हैं अंदर। और वो लोकल वाले भैया जो थे, फिर उन्होंने हमें बताया कि ये मंदिर शायद आप लोगों को जाना चाहिए। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हम लोगों को ऐसी बात पता चलती है कि मतलब मेरा रिएक्शन मतलब ऐसे था, बस भाई क्या चीज़ मिस कर रहे थे हम लोग। मिल गए हैं एक भैया जिनको कि चाहिए लिफ्ट बेनी तक, और लेते से बेनी के बीच में पड़ता है ये वाला मंदिर। तो हम लोग फिलहाल जा रहे थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए, संदीप भैया के कहने पे। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। River connecting, and after that द बेनी इज देयर, yeah, Ben is there, and this is Kali Gandaki. काली गंडकी, दिस इज द काली गंडकी। Yeah, this is river, you know, you go Find Snan, the that this way Sila. to go Snan, you know, Kali Gandaki. This temple is something new. This is make new, but there is wall. अच्छा, that was the old one and the first yeah, one. yeah, first. This is first. They made this one first and then they made the Muktinath temple. Yeah, yeah. भैया ने हमें दरअसल बताया कि ये जो मंदिर है ये दरअसल मुक्तिनाथ के पहले बना था, और इसके बाद जो है वो मुक्तिनाथ बना था। कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, बट शायद हम लोग मिस कर देते अगर ये भैया हमें नहीं मिलते तो। All the time water, you know. Ah, Here don't have anything, you know. Not put water, but water coming naturally, not a joke. You see, don't have any water no, no, no. there. The water remains 365 days. Yeah. This is important. Yes, this is This is important. not a joke. No, no, no. This is not a joke. We will not take it as a Yeah. joke. Yeah. मतलब यहाँ पर हमेशा पानी रहता है, सूखता नहीं है। सूखता नहीं है कभी भी। जो धार्मिक स्थल है ना, जो टेम्पल, यही है। मुक्तिनाथ से पहला ये था, बाद में मुक्तिनाथ बना। वहाँ जाने के बाद हमें ये पता चला कि ये मंदिर दरअसल एक शक्तिपीठ है। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में ये माना गया है कि जब भगवान शिव सती माता के मृत शरीर को लेकर घूम रहे थे तो विष्णु भगवान ने उनके शरीर को कई टुकड़ों में बांटा था। तो जहाँ जहाँ वो हिस्से गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना की गई। तो वो जो मंदिर था वहाँ पर माता सती का गला गिरा था, और वो शक्तिपीठ का नाम था गलेश्वर शक्तिपीठ। सालीग्राम पत्थर जिसमें विष्णु भगवान का वास माना जाता है। तो ये ना नेपाल जो है इसका बहुत बड़ा भंडार है, और ये नेपाल में पाया जाता है काली गंडकी नाम की नदी में। और बात दरअसल ये है ना कि जैसे वो काली गंडकी रिवर नेपाल होते हुए जब इंडिया इंटर करती है तो सालीग्राम तो वो नदी में ही है, बट वो नेपाल तक ही सीमित रहता है। जैसे नेपाल की बॉर्डर क्रॉस होती है तो इंडिया में वो पत्थर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि रिवर सेम है। और वहाँ पे फिर पंडित जी ने हम लोगों को बताया कि सालीग्राम ना दरअसल वो एक पत्थर के अंदर पे होता है, ठीक है। तो वो पत्थर का जो वजन है वो कुछ और ही होता है। और वो जो शक्तिपीठ जहाँ पे स्थापित था वो दरअसल एक शिला पर स्थापित था जो कि 4000 कुछ मीटर में मतलब फैला हुआ था, और ये सिंगल शिला था जो कि इतने 1000 मीटर पे फैला हुआ था। और इससे बड़ी बात और पता चली थी कि वहाँ पे कई सारे सालीग्राम जो है वो उभरे हुए भी थे, और
वहाँ पे फुटप्रिंट्स भी थे जिन्हें कि भगवान का माना जाता है। अब हमें दरअसल वहाँ पर बताया गया कि नेपाल में शुरू से लेकर अभी तक छोटे से लेकर बड़े शालिग्राम तक जो भी मिले हैं तो उन सभी को मिला करके एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम बनाया गया है जो कि कुछ ही दूरी पर है। तो जैसे ही हम लोगों को ये बात पता चलती है हम लोग डायरेक्ट शालिग्राम संग्रहालय पे चले जाते हैं। नमस्ते प्रेम भैया। और फिर हम पहुंचते हैं शालिग्राम संग्रहालय में। जय श्रीमन नारायण, जय श्री मुक्तिनाथ। ये शालिग्राम संग्रहालय बागलोग कुंडली फेदी में है। बागलोग में इसमें 1,25,000 शालिग्राम है। काली गंडकी नदी का गजेंद्र मोक्ष से वाल्मीकि आश्रम से लेकर मुक्तिनाथ तक का गंडकी नदी का बारे में इसमें पूरा दिखाया गया है। दरअसल वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि इस मंदिर में एक गुरुकुल आश्रम भी है जहाँ पर संस्कृत की पाठशाला भी होती है और इसका साफ साफ सबूत बच्चे से लेकर बड़े तक हमें मंत्रोच्चारण के द्वारा दे रहे थे। पंडित जी ने बताया कि इन मंदिर में 24,000 बार श्री राम लिखा गया है। और यहाँ मुख्य मंदिर में स्थापित किया गया है अब तक का सबसे बड़ा शालिग्राम। हमें देखने से यूं लगा कि संग्रहालय बंद हो चुका है, मगर हमने पंडित जी को बताया कि हम लोग नेपाल से नहीं बल्कि एक दूसरे देश भारत से आए हुए हैं। तो फिर ये हुआ जो अभी आप देख रहे हैं। काली गंडकी नदी जिनमें शालिग्राम पाया जाता है वो जहाँ से निकलती है और जिन जिन रास्तों से हो कर के वो गुजरती है उनका चित्रण कुछ इस तरह से वहाँ पर किया गया है। उस संग्रहालय में कुल मिलाकर 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 शालिग्राम रखे हुए हैं जो कि छोटे बड़े व अलग अलग रंग के भी हैं। मैंने सोचा था कि हमारा ये ट्रिप बस बाइक्स, नेचर और बाकी अदर चीज़ों का होने वाला है, मगर हमारा ये जर्नी कैसे ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो जाएगा, मतलब भक्ति की ओर मुड़ जाएगा, ये तो पता ही नहीं चला। तो अपनी ये नेपाल ट्रिप की जर्नी, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना ये इंटरनेशनल ट्रिप यहीं पर ख़त्म होता है। अब यहाँ तक आने के बाद एक बात तो समझ में आ गई थी कि जब भी हम लोग शहर और ऐसे उलझन वाले जगह से निकल के जब हम लोग नेचर की गोद पे जाते हैं तो उसे हम लोग ना सुकून कहते हैं। अगर साफ भाषा में कहा जाए तो उसे मेंटल पीस कहते हैं। तो ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, मगर एक चीज़ इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है पैसा। क्योंकि अगर वो ना रहे तो फिर जिस चीज़ को हम लोग मेंटल पीस कहते हैं हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आते वक्त हमारे पास सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। कई सारे और भी जगहें ऐसे थी जहाँ हमें जाना था मगर हमें वो भी छोड़ करके आना पड़ा। बहुत से लोकेशंस, बहुत से अनएक्सप्लोर्ड जगह छूट चुके थे। यानी कि ये कहो कि ये ट्रिप बस आधा कंप्लीट हुआ और देन बैक टू होम, ऐसा सिचुएशन हो गया। हाल ये था कि एक रात का होटल या ये कहो कि एक सुबह का नाश्ता करने को भी हमारे पास पैसे नहीं बचे थे। ये जर्नी में उतार चढ़ाव के साथ साथ कुछ ऐसे भी पल थे जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते, या ये कहो कि जो कभी भूले ही नहीं जा सकते। खैर, हर किसी को हैप्पी एंडिंग ही पसंद है ना, मगर हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना। और अगर एंडिंग हैप्पी नहीं हो तो फिर वो एंडिंग है ही नहीं।